नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। देश की 3/4 आबादी इन दिनों भीषण गर्मी के खतरे में है। अब आपको लग रहा होगा गर्मी तो हर साल पड़ती है, नया क्या है इसमें। दरअसल एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड वाटर के अध्ययन में एक बात सामने आई। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी का ट्रेंड बदल गया है। रिपोर्ट कहती है कि देश के 14 राज्यों के 417 जिलों में दिन के साथ साथ रात में भी तापमान बढ़ा हुआ ही है। देश के 57% जिलों में भीषण गर्मी का खतरा बना हुआ ही है। इन जिलों में देश की 76% आबादी रहती है। बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें राजस्थान के भी 7 जिले हैं जो हिट रिस्क में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक दशक में जयपुर में 7 बेहद गर्म रातें बढ़ गईं। अगर अब भी नहीं संभले तो आगे ये हालात और खराब हो सकते हैं। आखिर इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से दिन के साथ रातें भी गर्म अब होने लगी हैं? बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? इस तरह के तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा। तस्वीरें भी ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बयां कर रही हैं किस तरीके से गर्मी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है और सूरज देवता का प्रकोप, गर्मी का प्रहार लगातार लोगों के लिए, जलवायु परिवर्तन लोगों के लिए और ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि अन्य जीवों के लिए भी एक भारी संकट पैदा कर रहा है। CEEW की रिपोर्ट के मुताबिक 57% जिलों में भीषण गर्मी का खतरा है। 76% यानी 3/4 आबादी इससे प्रभावित है। राजस्थान के बीच 7 जिले हिट रिस्क में हैं। गर्म रातें पहले से ज्यादा हो गई हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बहुत से ज़िले इसमें शामिल हैं। कुछ खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर के पानीग्राही हमारे साथ जुड़ेंगे। सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट हैं आप और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सपर्ट भी आप रहे हैं। पर्यावरण एक्सपर्ट के नाते से आप यहाँ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर चेतना सिंह सोलंकी क्लाइमेट एक्सपर्ट के नाते से जुड़ेंगे। विनय भट्ट डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और गुरुदत्त मिश्रा जी मौसम एक्सपर्ट के नाते से जुड़ रहे हैं। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। गुरुदत्त मिश्रा साहब, मौसम क्या कुछ कह रहा है इन दिनों? कभी कभी साथ भी देता है। अभी थोड़े दिनों पहले तक तो मौसम ऐसा था कि दिन में गर्मी पड़ रही थी और शाम के समय मौसम सुहाना हो जाता था, लेकिन अब कई जगहों पर नौतपा शुरू हो गया है, गर्मी भीषण रूप से पड़ रही है। और इस गर्मी के साथ साथ जिस विषय को आज हमने खास तौर पर उठाया है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि रातें भी अब गर्म होने लगी हैं। देखिए, अभी अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं, चाहे पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान हो, गुरुदत्त मिश्रा साहब पिलानी में पिछले 24 घंटे में गुरुदत्त जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, अनम्यूट है आपका, ठीक है, वो चेक कर रहे हैं। गुरुदत्त जी के पास चलेंगे। विनय भट्ट साहब के पास चलते हैं, दोबारा लौटेंगे गुरुदत्त जी के पास। विनय भट्ट सर, सवाल यही है कि मौसम तो बदलता है हर साल, लेकिन बीते 1-2 दशक के अंदर जिस तरह के परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से प्रभाव डाल रहा है आम जनमानस के ऊपर, जनजीवन के ऊपर, उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? क्या ये बदलाव सामान्य है या फिर ये एबनॉर्मल चेंजेस हैं जिनको रोका जा सकता था? नमस्कार सबको, दर्शकों को भी और पैनलिस्ट को भी धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का एक अवसर दिया है। देखिए, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये तो 1 या 2 साल की नहीं है, ये तो पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, दशकों से चली आ रही हैं। और इसका मतलब ये है कि हम अपने एनवायरमेंट में फिडल कर रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हम इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है, लेकिन अपने ग्रीड के कारण, अपनी नॉट बीइंग अवेयरनेस के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस एनवायरमेंट के साथ खेल रहे हैं, हम लोग नेचर के साथ खेल रहे हैं। तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ना ही पड़ना है। जैसे हम जानते हैं कि हमने ग्रीन एरिया अपना कम कर लिया है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हमारा जो सिटीज के अंदर में टेम्परेचर है वो गाँव के कंपेरिजन में 2 से 3 डिग्री ज्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन टाइप और जो उसके अंदर में क्वालिटी और जो इसमें प्रोग्राम्स होनी चाहिए, जिस टाइप की होनी चाहिए, वो सब नहीं हो पा रही है। तो जब भी आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा। नॉट ओनली ह्यूमंस बट आपके एनिमल्स जो आसपास आपके, उन पे भी पड़ता है। वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके बिहेवियर में भी चेंजेस कितनी आ जाती है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एनवायरमेंट चेंज होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हमेशा होते हैं, जिसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है, उसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, उसका एक हेल्थ इम्पैक्ट भी है, उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, और उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द नेचर एंड जो हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उस सब पे होता है। तो डेफिनेटली वो चेंजेस हम कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमंस हम पे पिंच करती हैं, फॉर हेल्थ के मामले में भी और अपनी इकोनॉमिक लाइफ के मामले में भी। बिल्कुल। और अब एक बार क्योंकि पर्यावरण से संबंधित तमाम विषय हैं, डॉक्टर के पानीग्राही हमारे साथ हैं। पानीग्राही साहब, पर्यावरण के तमाम बदलाव किस ओर इशारा कर रहे हैं भविष्य में, और इस तरफ भी ज़रा आप प्रकाश डालें कि क्या ये जो संकट है ये मानव निर्मित है? धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। मानव निर्मित ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज जो है जो भूजल का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है और प्रॉपर जो है रिचार्जिंग नहीं हो पा रहा है, और हम अपने जल स्रोतों को जो है पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं। तालाबों को जो हमारे तालाब, हमारे नदी जो है हमारे जीवनदायिनी है, वो सोर्स बंद होते चले जा रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि ये मानव निर्मित है। हम अपने जो है मॉडर्नाइजेशन के कारण जो है अपने जो है तालाबों को जो है काट कर जो है उसमें हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। हमारे नदियां सूखती जा रही हैं। रेत का खनन होने के कारण नदियां सूख गई है, और उसके कारण वाटर टेबल जो है बहुत ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जो है वो उसके कारण बहुत समस्या आ रही है। तो ये मानव निर्मित ही मैं समझूंगा। तो इसका अब क्या आगे आप किस ढंग से इसको देख रहे हैं? क्या ये संकट बरकरार रहेगा या प्रकृति साथ देगी और अपने आप कुछ पॉजिटिव बदलाव होंगे, या फिर मानव निर्मित संकट को खत्म करने के लिए फिर एक बड़ी योजना बनानी पड़ेगी हम ही को? मानव निर्मित जब कोई चीज को अगर बिगाड़ा जाता है तो बनाया भी मानव के ही द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानव अपने विकास के लिए जो है अंधाधुंध बोर के डेप्थ जो है 300 फीट है, जहां पानी मिल जाता था आज जो हजारों फीट में पानी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम जो है अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वर्षा जल को संचयन करेंगे तो एक मानव के द्वारा जो है एक अच्छा कदम उठाया जाएगा। विभिन्न छोटे छोटे तालाबों को जो है जीवनदायिनी के रूप में जो है हमारे, जिसके कारण वाटर लेवल बढ़ा रहता है, तो हम तालाबों का डिसिल्टेशन करें, तालाबों के अंदर में जो है रिचार्ज करने की व्यवस्था कराएं, नदियों को जो है पूरी तरह के जो है सिल्क रोकें, नदियों में किसी भी तरह का पॉल्यूटेड मटेरियल न डालें। ये सब धीरे धीरे करने से, और प्लांटेशन का बहुत ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा उतना ज्यादा बादल हमारे ओर आकर्षित होंगे, नमी बढ़ेगी और बारिश होगी उस एरिया में। तो ये चीजें जो है मानव के ही द्वारा किया जा सकता है। पानीग्राही साहब, लेकिन रात के समय जो हम लोग मान के चलते थे कि भाई, और महसूस भी करते थे कि करीब 1-2 बजे के बाद जो है कितनी भी गर्मी भले पूरे दिन पड़ी हो, लेकिन 2 बजे के बाद का जो समय उसमें जरूर ठंडक हो जाया करती थी, वो भी अब देखने को नहीं मिल रहा। वो भी आप देखने को नहीं मिलते, क्योंकि दिन भर का इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जो उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऊपर पे जो है एक वातावरण में फैले हुए हैं, जिसके कारण जो है हमारे को जो ठंडक मिलती है वो नहीं मिलती थी। सुबह उठते हैं तो हम अपने छतों पर देखते हैं कि जो है पूरा एक ब्लैक कलर का एक डस्ट लेयर बन गया रहता है, हम नंगे पांव चल भी नहीं पाते। ये सब पॉल्यूशन का ही इफेक्ट है। गुरुदत्त मिश्रा साहब, मौसम अब आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? कई जगहों पर नौतपा शुरू हो गया, राजस्थान में भी अभी 25 मई से बताया जा रहा है शुरू हो जाएगा नौतपा, और 9 दिन तो जरूर बेहद खास गर्मी पड़ सकती है, बड़ी गर्मी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद क्या रिपोर्ट है आपके पास मौसम की? देखिए, अभी जो मैं राजस्थान की बात करूं तो जो अधिकतम तापमान है 42 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस मूव कर रहा है पूरे राजस्थान का लगभग। जैसे पिलानी और गंगानगर में तो 46 था कल का तापमान अधिकतम। और रात की बात करूं तो जो रात है 26 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक है। मतलब हम जो एसी का टेम्परेचर रखते हैं वो मिनिमम टेम्परेचर है, अब अंदाजा लगानी 26 डिग्री। तो हालत बहुत बुरी है। जैसे जयपुर में 42 से 42 डिग्री था तापमान, मिनिमम 22। और ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा कोई राहत की उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा शाम को अभी आने वाले दिनों में चूंकि पंजाब में एक साइसर बना हुआ है, लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश है, और हम भारत क्योंकि भूमध्य रेखा पे है तो यहाँ पे 75% आबादी को हमेशा गर्मी का सामना करना पड़ता है। और आने वाले दिनों में अगर एक आध हफ्ते की बात करें तो शाम को धूल भरी आंधी है, कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार की धूल भरी आंधी चलेगी, कहीं बिजली गिरने की संभावना है, तड़क की स्थिति होगी। लेकिन तापमान भी लगातार अभी 1 से 2 दिन तो और बढ़ोतरी तापमान में राजस्थान में होने वाली। बहुत ज्यादा
राहत नहीं है, मिला जुला असर है अगले एक हफ्ते तक राजस्थान में, क्योंकि शाम को धूल भरी आंधी होगी और तापमान भी बढ़ेगा, क्योंकि दिन में जब गर्म हो जाता है 12-2 बजे तक, इसके बाद शाम को आंधी तूफान का प्रभाव होता है, लेकिन गर्मी तो अपने स्वभाव पे होती है। तो बहुत ज्यादा राहत फिलहाल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जब बूंदाबांदी या कहीं ज्यादा रेन हो जाती है तो उससे थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है। अब जयपुर में अगर हम देख लें कि पिछले 10 साल का डाटा जो हमारे पास 2011 से 2021 तक था, जिसमें 7 आपने बात की कि 7 रातों में जो 7 जो बढ़ गई है संख्या ये, तो इसमें क्या हो रहा है कि थर्मल रिकवरी और नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है इससे। जयपुर में वही स्थिति है। और बहुत ज्यादा ये जो जलवायु परिवर्तन के जो हमारे इसके पहले जो लोग बता चुके हैं कि इसके वैज्ञानिक कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर है, ग्लोबल वार्मिंग है, और ये भूकंप जो हम ये भूमध्य रेखा के आसपास में गुरुदत्त साहब, जितने भी ये देश जो हैं, 7 रातों के तापमान बढ़ने की बात है, इस बार भी ऐसा देखा गया? बिल्कुल। अब बहुत ज्यादा कोई राहत की स्थिति तो है ही नहीं है, अभी भी वो फ्रिक्वेंसी वही है। एक ये तो 10 साल की स्टडी है जिसमें 7 रातें, खासकर जयपुर की स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए थर्मल रिकवरी और नींद की गुणवत्ता प्रभावित होगी। जब रात भी आपकी ठंडी नहीं है, दिन भी आपका ठंडा नहीं है, और जिनके पास एसी या कूलर की व्यवस्था नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? तो ज्यादातर आबादी हमारी गरीब वाली आबादी है। अब हम तो चूंकि अब भारत इसमें सबसे ज्यादा 75% प्रभावित है, तो इसका कारण तो मेन यही कि शहरीकरण है, वनों की कटाई है, वाहन प्रदूषण है, ऊर्जा की खपत है, ये सब कारक जो हैं। और गुरुदत्त साहब, जो ये नौ तपे को लेकर के अभी 12 तारीखें आ रही हैं कि भाई आप एक बार स्पष्ट भी कर दें, कब से राजस्थान में नौतपा शुरू होने वाला है? देखिए, नौतपा की जो ये तो वैज्ञानिक मौसम विभाग इसको नहीं मानता, लेकिन ये 25 तारीख से लेकर 2 जून तक नौतपा माना जाता है। इसमें सूर्य की सीधी किरणें हमारे पृथ्वी उस समय प्रचंड पड़ती हैं, तो सूर्य गति के पृथ्वी की गति पे प्रभावित है। लेकिन 25 जून से 2 जून तक ये स्थिति रहती है जिसको हम नौतपा कहते हैं। सूर्य की सीधी करने पड़ती, तो गर्मी तो पड़ेगी, और शाम को ये मिला जुला असर होगा, कहीं धूल भरी आंधी, कुछ जो वेस्ट राजस्थान के जो गर्म वाले इलाके। तो मौसम विभाग का अनुमान भी यही कह रहा है 25 मई से 2 जून तक भारी गर्मी पड़ेगी। गर्मी भी पड़ेगी, और ये जो शाम को कुछ जो जहां पे जो गर्म इलाके हैं राजस्थान के, वहां धूल भरी आंधी है, हल्की फुल्की रेन भी होगी। ठीक है। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी साहब भी हमारे साथ हैं। चेतन सिंह साहब, क्लाइमेट चेंज को लेकर के शायद विश्व का अब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बचा नहीं होगा जहां पे इसको लेकर के जिक्र ना हुआ हो, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड्स हों या फिर पर्यावरण को लेकर के होने वाले तमाम सेमिनार्स हों। किसी भी फील्ड का कोई भी बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है, कोई भी एक सेरेमनी होती है, वहाँ पर कोई एक बड़ा व्यक्ति आता है और हमेशा हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के लोगों को जागरूक करने की बात करता है, लेकिन वो सब बातें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा विश्व ही एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे रहा है। कुछ कारणों का जिक्र अभी गुरुदत्त साहब ने किया। क्या शहरी विकास जो हो रहा है बहुत अनियमित है, बहुत बेढंगे तरीके से हम लोग विकास की तरफ जा रहे हैं? अन्य और क्या कारण क्लाइमेट चेंज के आप समझते हैं? वेल राहुल जी, थैंक यू वेरी मच, और सारे पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद। आपने ठीक कहा कि लगभग ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा नहीं होती। मैं प्रोफेसर हूं IIT बॉम्बे में, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 99% लोगों की जो जानकारी है, जो समझ होती है क्लाइमेट चेंज की, वो कच्ची होती है। और चूंकि 99% लोग विषय को ही समझते नहीं है, इसलिए उसको सॉल्यूशन भी नहीं कर पाते। इसलिए दुनिया भर में पेड़ लगाना, पानी बचाना, सोलर लगाना, ये सब सॉल्यूशन के रूप में हम मानते हैं। परंतु मैं आपको समझाना चाहूँगा, सारे दर्शकों को और मेरे पैनलिस्ट को भी समझाना चाहूँगा कि ये सब सॉल्यूशन नहीं है। हम कैंसर का इलाज पैरासीटामोल लेके नहीं कर सकते। ये सब पैरासीटामोल है जो हम करते हैं पर्यावरण के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। रियल इसका जो रूट कॉज कहीं और है। तो 4-5 चीजें जो करने से पर्यावरण नहीं बचेगा वो समझ लें पहले, कि पेड़ पौधे लगाने से नहीं बचने वाला है, आपका प्लास्टिक रिकलेक्शन से नहीं बचने वाला है, टेक्नोलॉजी से नहीं होने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होगा, पॉलिसी बना के नहीं होगा। और कारण सिंपल है, क्योंकि आप कैंसर का इलाज करना चाहते हैं तो कैंसर का इलाज पैरासीटामोल लेके नहीं, उसके जड़ से हटाना पड़ेगा। तो पहले आपके माध्यम से पूरे NDTV को दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा कि इसकी जड़ क्या है जी। ये सारी समस्या की जड़ है एनर्जी का उपयोग, खास करके कार्बन एनर्जी का उपयोग। और कार्बन एनर्जी का उपयोग हम कब करते हैं? जब ब्रश करते हैं तो कार्बन एनर्जी का उपयोग होता है, जब हम कपड़े पहनते तो होता है, खाना खाते तो होता है, ट्रेवल करते तो होता है, टीवी देखते तो होता है, मोबाइल चार्ज करते तो होता है।
दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जब हम करें और जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन नहीं हो। तो जाने अनजाने विश्व की 85% एनर्जी कार्बन से आती है। मतलब सोलर, विंड, बायोमास एक छोटा सा हिस्सा है हमारे जीवन का। तो 85% समय हम दिन में 24 घंटे के 85% समय हम सब लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं। कार्बन जो डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या करती है? गर्मी को पकड़ती है। आप सब लोगों को जान के आश्चर्य होगा, इस समय दुनिया में धरती के वातावरण में 53% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मनुष्यों के कारण हुई है, हमारी रोज की गतिविधि के कारण हुई है, हमारे कपड़े पहनने के कारण हुई है, हमारे खाना खाने के कारण हुई है। 53%। उसके कारण धरती की गर्मी को पकड़ने की क्षमता 53% बढ़ गई है। इसलिए धरती का तापमान बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई दो शक नहीं होना चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत है, और बदतर होने वाला है। अब क्या है कि यदि ये समस्या है, मेरे उपयोग, मेरा कंजम्पशन यदि समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर है। ये मैं टेक्नोलॉजी लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकता, नियम कानून। तो सबसे पहले आम आदमी को समझना चाहिए कि हमारी रोजमर्रा के हर काम से कार्बन उत्सर्जन होता है, उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है, और उसका सॉल्यूशन है मेरी जरूरतों को कम करना। क्योंकि राहुल, दुनिया में एक ही अनंत सत्य है। दुनिया में साइंस बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है, इकोनॉमी बढ़ सकती है, परंतु धरती का साइज नहीं बढ़ सकता। धरती पर मिट्टी नहीं बढ़ सकती, धरती पर खनिज नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं बढ़ सकता। पर इंसानों को क्या लगता है? नहीं, प्रगति होना चाहिए, ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। कैसे होगा भाई? जिस धरती माँ से लेते हो वो खुद ही फिक्स है। तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन के हर मिनट के कारण कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार हो रहा है। मात्र पेड़ पौधे लगाने से, पानी बचाने से, ये मन को बहलाने वाले काम हैं। हम सबको समझना चाहिए असली समस्या। तो डॉक्टर चेतन, ये तो फिर स्थिति ऐसी कि इसके लिए तो या तो एक मास रेवोल्यूशन आए, जो कि अभी कठिन लगता है, और इंडिविजुअल लेवल पर लोग इतना ही कर पाते हैं कि वो पेड़ पौधे लगा पाएं, थोड़ा अपना जल पानी बचा पाएं, इस तरह की चीजें इंडिविजुअल लेवल पर इतना ही एफर्ट कर पाते हैं। नहीं, आपने एकदम सही कहा। ये तभी होगा जब मास मूवमेंट होगा। और ये जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर पाते हैं, वो सिर्फ मन को ठीक करने वाले, बहलाने वाले काम है। पर इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं राहुल आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ IIT बॉम्बे का। मेरे घर में फॉर एग्जांपल फ्रिज नहीं, तो क्या हम बिना फ्रिज के रह सकते हैं? मेरे घर में गीजर नहीं है, हम ठंडे पानी से नहा सकते हैं। मेरे घर में AC नहीं लगा, मेरे घर में माइक्रोवेव नहीं है, मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ। ऐसे बहुत सारे काम है हम जो न करके बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं पर्यावरण के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इनएक्शन इज द एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन। लेकिन फिर इसमें ये भी एक बात आती है कि आम आदमी सोचता है कि फिर मैं अब अकेला चनाई क्या कर लेगा, फिर ये भी एक मानसिकता बनी रहती है। तो उसके लिए कभी कभी लगता है कि जिस तरह से एक नेतृत्व ऐसा चाहिए जो ये आह्वान करे जनता से कि सबको ये काम करना है, तब शायद एक माहौल बन पाए, और तभी बन पाएगा। और मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, राहुल जी, मैं लेक्चर देता हूँ कि अच्छा बताओ, क्लाइमेट चेंज किसने किया है? अधिकतर पढ़े लिखे समझदार होशियार लोग बोलते हैं किसने किया है? मनुष्य ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। हमें यह समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज करने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही तो कंज्यूम करता हूँ। LPG पे खाना पका के मैं ही तो खाता हूँ, लाइट और फैन का आनंद मैं ही तो लेता हूँ। तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को बदलाव का एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। और चूंकि ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम, हम सबको ये स्प्रेड करना पड़ेगा, हमारे फ्रेंड्स को लाना पड़ेगा। और हम खुद उसका, जैसे गांधी जी बोलते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। जो बदलाव चाहते हैं हमें खुद बनना पड़ेगा, तभी और सिर्फ तभी हो सकता है। आखिरी बात बता दूं मैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे रबर को हम खींचते हैं ना, वापस छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चला जाता है, ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। पर्यावरण भी वैसा ही है। एक समय के बाद ये ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद मनुष्य जीवन का कोई काम इस पर्यावरण को ठीक होने में मदद नहीं कर सकता। इसके दो बाउंड्री कंडीशन है। पहला है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बहुत करीब हम खड़े हैं। 2-4 साल में हम 1.5 डिग्री क्रॉस हो जाएंगे। अल्टीमेट जो टाइम लाइन है, जो थ्रेशोल्ड है, वो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार धरती का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर हो गया, मतलब सामान्य हम 1850 को सामान्य मानते हैं, उससे ऊपर हो गया, तब मनुष्य का कोई काम, कोई टेक्नोलॉजी एक क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं कर सकती। मतलब उसके बाद सिर्फ 3 ही काम करना है आपको, सफरिंग, सफरिंग एंड मोर सफरिंग। इसलिए जो करना है, जब करना, आज अभी करना पड़ेगा। और करना बहुत सरल काम है, कुछ ना करना है। और कुछ ना करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। हर व्यक्ति आज अभी से बहुत सारी चीजें अपने जीवन में कम करें। हम धरती की क्षमता का 70% एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं।
तो हम सब जिम्मेदार हैं, हम सबको ठीक करना पड़ेगा। धरती एक ही है, 1.25 धरती नहीं है हमारे पास, 1.7 धरती नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा करते हैं उसी से प्रॉब्लम खड़ी हुई है, और कम करके ही हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी, नियम कानून और पेड़ पौधे लगाने से सॉल्व नहीं होने वाला है। प्लीज सब लोग अच्छी तरह से समझ लें। इसके बारे में मैंने बहुत लिखा है, बहुत कहा गया है। अब लोग चाहें तो मेरे नाम से सर्च करें तो उसको समझ पाएंगे। ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल रूप में जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं उतना सब लोग करते रहें। और खास तौर पर इस बात का उसमें एडिशन ये कर सकते हैं कि जिस तरह अभी सर ने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना हम रह सकते हैं, कुछ ऐसे साधन हैं जो कि बहुत नेसेसरी नहीं है, जिस तरह माइक्रोवेव या गीज़र का जिक्र सर ने किया। विनय भट्ट साहब, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, ये बात तो क्लियर हो गई है। जिस सफरिंग की बात प्रोफेसर साहब ने की, वो सफरिंग अभी एक लंबे समय तक हमें झेलनी होगी। बदलाव होते होते आएगा, और पहले तो अभी उस प्रक्रिया में हम लोग चलना शुरू करें तब उसकी बात होगी। लेकिन तब तक जो असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, जो असर बॉडी पे पड़ रहा है, जो झेलना बॉडी को पड़ रहा है, उससे कैसे कम किया जाए, उसके लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं मेडिकल रूप से, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो हाई टेम्परेचर है, क्लाइमेट में एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो उसके इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे भी रहेंगे, एनवायरनमेंट पे भी रहेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में एक्यूट इफेक्ट्स भी है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो एक्यूट के अंदर में सिंपल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हम धूप में जाएंगे तो हमारी स्किन जल सकती है, डिहाइड्रेशन होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और सिवियर हो जाएगा तो हीट एग्जॉस्शन हो जाता है, फैटीग हो जाता है। और उसके और ऊपर जाएंगे, ज्यादा सीवियर गर्मी हो जाती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो हम हीट स्ट्रोक की तरफ चला जाते हैं। तो इन सब के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और इनको अलग अलग प्रोटेक्शन, अलग अलग तरीका है इसको प्रोटेक्ट करने का। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एक वल्नरेबल ग्रुप होता है, जैसे एल्डरली लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या जिनकी कोई क्रॉनिक इलनेसेस होती है, वो ज्यादा प्रोन होते हैं हीट इंजरी के लिए, या हीट स्ट्रोक या बाकी इंजरीज के लिए। सो उनके लिए प्रोटेक्शन रहना, घर के अंदर में रहना, और अपने आप को हाइड्रेट रखना, मीन्स पानी अच्छी मात्रा में पीना, ताकि शरीर में पानी, और जो पीक टाइम है, जो हमारा 11 बजे या 12 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे का पीक टाइम है, जिसमें डायरेक्टली हम लोग सन के अंडर में परपेंडिकुलर लाइट सन रेज के अंदर में होते हैं, तो उस टाइम पे वो बाहर ना जाएं, काम ना करें, वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। अगर किसी को जाना पड़ता है बाहर तो उसमें छाता यूज करेंगे या उसमें सनस्क्रीन यूज करेंगे, कवर करेंगे, जिससे हीट का इफेक्ट, डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट उनकी बॉडी पे कम हो जाता है। और अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है, वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे मेंटल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जिसमें हमारा क्लाउडिंग ऑफ सेंसेस हो जाएगा, ऑल्टर्ड बिहेवियर हो जाएगा, दौरे हो सकते हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर में तुरंत बॉडी का टेम्परेचर कम करना, जिसमें हम आइस पैक्स रखते हैं और आइस बाथ करते हैं पेशेंट को, और फ्लूइड देते हैं उनको, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। सामान्य तौर पे हमने देखा होगा, हम सनस्क्रीन्स का यूज करते हैं जो हमें सिंपल फोटो सेंसिटिविटी या सन की कोशिकाओं से बचाता है, जिससे सन बर्न्स वगैरह हमारे कम हो जाते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंट ये है प्रिवेंशन है। जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको घर पे रहना चाहिए, उस टाइम पे बाहर नहीं आना चाहिए। पानी विशेषकर अच्छे से पीना चाहिए, तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, मट्ठा होगा। जो हमारी संस्कृति के अंदर आप देखोगे, डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे समराइज कर लिया उसको कि हम नेचर, वी आर अ पार्ट ऑफ ए नेचर, हम नेचर का एक हिस्सा है। हमारी संस्कृति के अंदर आप देखोगे, हम लोग वाटर बॉडीज की पूजा करते थे, हम पेड़ों की पूजा करते थे, हम सब जो नेचर के अंदर में चीजें, उनकी क्यों पूजा करते हैं? वो पूजा इसलिए करते हैं ताकि उसकी प्रिजर्वेशन होते रहे, क्योंकि वो और हम एक ही अर्थ का हिस्सा है, एक ही एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और हमने एज ए ह्यूमन बींग्स अपनी ग्रीड के लिए, हम लोगों की पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, कोई भी व्यक्ति विशेष, नो पॉलिटिकल पार्टी, नो अक्रॉस द बोर्ड जाके उसको कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं आज की डेट में भी। आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, आपकी डिमांड ज्यादा होगी, आपकी डिमांड ज्यादा होगी, वो कहां से आएगी? वो अर्थ से ही आएगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो हमारे एनवायरनमेंट से जाएगी, हमारे नेचर से जाएगी। हम ही उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हम ही कारण भी है, हम ही समाधान भी दे सकते हैं। तो मैंने इसमें दोनों चीजों को कवर करने का प्रयास किया। एक थोड़ा मेडिकल एस्पेक्ट मैंने देखा, जो आउट ऑफ जो अराइज इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग अपना ग्रीड और अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप किसी को कह दीजिए सोसाइटी के अंदर में कि अभी थोड़े दिन पहले बात है, जब हमारे देश के ऊपर में स्ट्राइक्स हो रही थी तो बिजली बंद कर दी गई। जब बिजली बंद कर दी गई, लोगों को परेशानी होगी कि एसी नहीं चल रहा, हमारे बच्चे परेशान है। तो आप ये देख सकते हैं उस विकट परिस्थिति के अंदर में भी हमारी जनता क्या कह रही है। वो कह रही है कि नहीं हमारे बच्चे परेशान है क्योंकि गर्मी लग रही है। लेकिन आप गांव में जाइए ना, देखिए कैसे लोग रहते हैं, बिना एसी के भी रहते हैं और बिना कूलर के भी रहते हैं। और इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि जब अभी ये आपने जिस
मिशन का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद उस दौरान लोगों का एक सहयोग भी मिला इस तरह की चीज़ों में जब ब्लैकआउट किया गया। तो मैं इसको इस ढंग से देख रहा हूँ कि वो सहयोग इसलिए मिला कि लोगों को लगा कि भाई ये आपातकालीन स्थिति है, सरकार का आह्वान है, इसको मान लो। ये जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, इसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको कि ये भी आपातकालीन स्थिति है। ये स्थिति आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी स्टेट है ये, उससे भी अधिक है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। तो उसको उस ढंग से जब हम लोग सोचेंगे तब इस पे जी डॉक्टर प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं राहुल, आपने एकदम बहुत सही बात की कि हम लोग ये चूक कर पा रहे हैं ये रियलाइज करना कि क्लाइमेट चेंज एक इमरजेंसी है और उसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। और आप इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी के नाम से गूगल सर्च करेंगे तो आपको लाखों डॉक्यूमेंट मिलेंगे। हम ये समहाउ वो फील नहीं कर पाते कि इमरजेंसी, और हमारा जो लीडरशिप है, चाहे वो साइंटिफिक लीडरशिप हो या पॉलिटिकल हो या एकेडमिक लीडरशिप या इवन मीडिया हो, मीडिया भी इस बात को बार बार नहीं कह पाता कि क्लाइमेट चेंज एक इमरजेंसी है। और इंटरनेशनल लीडरशिप जो है उसको भी ये खास ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह की चीज़ें वो प्रोजेक्ट करते हैं आके उसमें इसका खास एक आकलन हो कि क्लाइमेट चेंज एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर उभरा है। पानीग्राही साहब, मैं ये भी जरा आपसे कहूँगा कि जिस तरह कंक्रीट का जो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि भाई अब सड़कें जो तो अब विकास तो होना ही है, सड़कें तो बननी है, इमारतें तो बननी ही हैं, लेकिन उस बीच में कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, कुछ जैसे कहते हैं कुछ हैक्स किए जा सकते हैं। जैसे फुटपाथ्स हैं, उसको अगर हम कंक्रीट ना बना करके वहाँ पे घास और जो पौधे की तरह हम देखते हैं कि वो आजकल बन जाते हैं, नई प्रशासन उस पर अपने स्तर पे काम करता है, फुटपाथ्स को, कच्चे फुटपाथ्स बनाना, इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। उसमें आपका कोई सजेशन? बिल्कुल राहुल जी, पेवर ब्लॉक जो लगाते हैं, जैसे मान लो कहीं पे सीसी रोड पूरा का पूरा बन जाता है, तो अगर हम उसको जो है थोड़ा यू शेप में जो है नट बोल्ट वाले जो ब्लॉक्स हैं वो अगर लगाएंगे तो जितने भी जो है हमारे जो है वो मॉइस्चर जनरेट होंगे, वहां पे ग्रो आएगा, वो वाटर का भी एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्चर जनरेट के कारण जो है पौधे भी उगेंगे। जितने भी जो है गार्डन्स में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए मैं हमेशा पर्यावरण में ये चीजें बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि जैसा सर ने बताया था कि जो है कार्बन कंटेंट को हम जो है जितना ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे वो नहीं बोल रहे हैं, पर मेरा मानना है कि इंडिविजुअल लेवल पे ही काम करना है। मैंने हमको वाटर के साथ साथ पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाने से भी कार्बन कंटेंट कम होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि हमको तो टेम्परेचर को कम करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ पौधे और पर्यावरण को जितना नम वो रखेंगे, मॉइस्चर रखेंगे, उतना अच्छा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए पानीग्राही साहब। गुरुदत्त मिश्रा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट कमेंट के लिए। विनय भट्ट साहब, शुक्रिया आपका भी। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी साहब जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से करीब एक दशक पहले की बात है, लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत फेमस एक्टर हैं हॉलीवुड के, ऑस्कर अवार्ड उनको मिला था और जिस वक्त अपनी स्पीच देने गए उसका लास्ट उन्होंने कहा कि आई डोंट टेक दिस मोमेंट फॉर ग्रांटेड, प्लीज़ डोंट टेक दिस प्लैनेट फॉर ग्रांटेड। इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इस तरह के बेहद ही संवेदनशील मुद्दों पर NTV राजस्थान करता है चर्चा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।